दोस्तों क्लास 11th की हिस्ट्री की वीडियो सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं इस वीडियो सीरीज़ को लेकर के। लेकिन अब से एक बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात यह है कि मैं पर डे शाम को 6 बजे आपको जो है वीडियो के रूप में यहाँ पर मिलता रहूँगा। कहने का मतलब है मैं पर डे शाम को 6 बजे इतिहास की वीडियो अपलोड करूँगा क्लास 11 की। और दूसरी बात ये कि हो सकता है कभी संडे वनडे को वीडियो ना अपलोड हो, बाकी दिन तो मैं कोशिश करूँगा कि पर डे अपलोड करता रहूँ और आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग चैप्टर की। चैप्टर में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया था वो था अब्बासी क्रांतियों का, मतलब अब्बासी क्रांति तक पढ़ लिया था। अभी तक देखो हमने बहुत कुछ पढ़ा। एक बार छोटा सा अगर मैं रिवाइज कराऊँ चैप्टर में इस्लाम धर्म के उदय के बारे में, जैसा कि आपने पढ़ा होगा ये टाइटल पे या कहीं भी, कि इस्लाम धर्म जो है वो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा बनाया गया। फिर दोस्तों उसमें पैगंबर मोहम्मद के बाद में खलीफा आए, फिर उनके बाद में जो है यहाँ पर उम्मत शासन शुरू हुआ। उसके बाद में दोस्तों फिर अब्बासी क्रांति शुरू हुई। अब्बासी क्रांति अब आई तो जैसा हम सबको पता है कि कोई अगर शासन करता होता है, शासक होता है दोस्तों, वो एक बार जब गद्दी पर बैठता है, विराजित होता है, तो उसको हटना भी होता है। तो यहाँ पर अब्बासियों की जो शासन था ना, ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन 9वीं शताब्दी से दोस्तों इनका जो शासन था ना वो कमज़ोर पड़ता चला गया। कमज़ोर पड़ने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य रीज़न थे ना वो दो थे। कौन कौन से रीज़न थे? पहला रीज़न था कि इनका दूर के क्षेत्रों पर नियंत्रण काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। अब आप कहोगे मतलब समझ में नहीं आया। दूर के क्षेत्रों का मतलब होता है इससे शासन बहुत बड़ा है, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित की थी, जैसा कि आपको पता होगा। तो बगदाद से दूर दूर तक ये कंट्रोल जो है बिल्कुल कर नहीं पा रहे थे, अपना शासन इतना अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहे थे। आप उदाहरण के लिए भारत को देखो, जैसे भारत में दिल्ली में हमारी केंद्र सरकार रहती है दोस्तों, और वो तमिलनाडु हो, केरल हो, सभी जगहों पर उन्होंने अच्छे से जो है अपना कंट्रोल कर रखा है। और तो और जो भारत के बाहर की जगह है, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, वो देखो कितना ज़्यादा दूर पड़ता है, वो भारत से टच भी नहीं है, वहाँ तक कंट्रोल चलता है अपना सारी चीज़ें, क्योंकि वो अपने देश के अंतर्गत में आता है। हम लोग सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों शायद ऐसा कुछ कम हो गया होगा, जिसके कारण अब्बासियों का जो था ना नियंत्रण कम होता चला गया। दूसरा रीज़न ये भी था दोस्तों कि यहाँ पर गुट बनने लग रहे थे। गुट क्या होते हैं? गुट मतलब ग्रुप। जैसे कि एक बहुत सारे लोगों की भीड़ जा रही है और उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो हुड़दंगी कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं हुड़दंगों का गुट, ठीक है ना, वो हुड़दंगों का ग्रुप है दोस्तों। ऐसे ही आप दूसरा उदाहरण ले सकते हो कि बहुत सारे अब गाना बजाने वाले लोग रहते हैं और वो सब केवल गाना गा रहे हैं, बजा रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे लोग निकल आए जो आपको डांस करते हुए दिखाई दे जाएंगे, तो हम बोलेंगे डांसरों का गुट कहाँ है। तो मतलब पूरे सभी लोगों के समुदाय को गुट नाम से जो है हम संबोधित कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे गुट बनने लग रहे थे। गुट मतलब अलग अलग टाइप के। तो जैसे इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट गुट था जिसने आगे चल के पूरी काया ही पलट दी, वो थे तुर्की गुलाम अधिकारियों का गुट। ये कौन से अधिकारी थे दोस्तों? ये वो अधिकारी थे जो शिया ग्रुप से आते थे और ये ससानी साइड में जो है ईरान तरफ से यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो क्या हुआ कि इन्होंने, अब देखो ध्यान से एक चीज़ समझना, अब्बासी लोग थे सुन्नी, ठीक है, अब्बासी लोग थे सुन्नी, और यहाँ पर ये जो नया गुट बन रहा है दोस्तों ये थे सिया लोग। तो सिया में और सुन्नी में सत्ता के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंद्विता चलने लग रही थी। प्रतिद्वंद्विता चलने लगी तो हुआ क्या कि भाई ये जो अब्बासी क्रांति के लोग थे, मतलब अब्बासी शासन वाले लोग, अब इनको भी अपने शासन को बनाए रखने के लिए कंपटीशन करना था। प्लस में जो नए गुट बन रहे थे उसमें कुछ सुन्नी थे, कुछ सिया थे, वो भी आपस में प्रतिद्वंद्विता कर रहे थे कि अब हम गद्दी पर शामिल होंगे। आप तो इस बात को अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो आप ऐसे समझ लो कि एक स्कूल में अब्बासी जो है वो प्रिंसिपल है, ठीक है। अब उनके जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने आते हैं दोस्तों, वो सब प्रिंसिपल बनने के लिए आपस में कंपटीशन करना शुरू कर दें, तो उनका कंपटीशन आपस में भी रहेगा। जैसे कि क्लास 6 का एक बच्चा है, क्लास 7 का एक बच्चा है, क्योंकि उन्होंने अपना अलग अलग ग्रुप बनाया हुआ है, और दोस्तों उनका कंपटीशन प्रिंसिपल से भी रहेगा। तो यहाँ पर इनकी प्रतिद्वंदिता अब्बासी राज्य के जो शासक थे उनसे साथ में आपस में होने लग रही थी। फिर यहाँ पर जब ऐसे होने लगी तो दोस्तों बहुत सारी पार्टियाँ बनने लगी, उनमें बहुत सारे राजवंश बनना शुरू हो गए, क्योंकि हर कोई अपना अपना ग्रुप बनाना चाहता था। सारे लोग जो है अपने लोगों को अपने ही ग्रुप में शामिल करना चाहते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश उत्पन्न होने लग गए। राजवंश में दोस्तों जैसे कि खुरासान में ताहिरी राजवंश हुआ, यहाँ पर ससानी राजवंश जो था ये उत्पन्न होना शुरू हो गया, इनका उदय हो गया। और दोस्तों ऐसे ही अगर हम लोग बात करें मिस्र की और सीरिया की, तो यहाँ पर तुलनी नाम के जो वंश थे ये सारे आने लगे, सामने हमारे प्रेजेंट होने लगे। इनका भी बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, ताहिरियों का, ससानियों का और तुलनी वंश का। लेकिन हमें वो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमें तो सिर्फ अपना इस्लाम धर्म के उदय के बारे में पढ़ना है, चीज़ों को समझना है कि इस्लाम धर्म ने कैसे बाद में प्रोग्रेस की। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो
कि अब्बासी राज्य में दोस्तों बहुत सारे गुट बनने लग रहे थे। उन गुटों के कारण जो है कंपटीशन यहाँ पर जो है गद्दी के लिए, सत्ता के लिए, पूरे इस्लाम धर्म के लिए, जहाँ जहाँ पर इस्लाम धर्म चल रहा है, खुरासान से लेकर के बगदाद तक, ऊपर अरब से लेकर के ईरान तक, दोस्तों हर एक जगह आप जहाँ देखेंगे वहाँ पर कंपटीशन का दौर चालू हो गया कि सत्ता पर कौन शामिल होगा, मतलब सत्ता पर कौन आसीन होगा। लेकिन दोस्तों हुआ क्या यहाँ पे, सन 945 ईस्वी में, ध्यान से समझो, 945 ईस्वी में एक इन्हीं में से एक वंश था जिसका नाम था बुवाही। ध्यान से देखेंगे, बुवाही नामक शिया वंश था। इन्होंने बगदाद पर अपना कब्जा कर लिया और अब्बासियों की सत्ता उसी दिन से पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है अब्बासियों की सत्ता तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। अब चालू होता है आपका बुवाही राजवंश, यानी कि अब्बासी ख़त्म, बुवाही शुरू। तो बुवाही सल्तनत, बुवाही राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। सल्तनत आप अपने मन से नाम दे दो, खलीफा अपने मन से नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि जो बुवाही थे ना, वो राजवंश नहीं थे, मतलब उन्होंने अपने नाम के आगे राजवंश नहीं लगाया, उन्होंने अपने नाम के आगे जो है खलीफा नहीं लगाया। सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। उन्होंने अपने नाम के आगे एक ऐसा नाम लगाया जो हम लोग बहुत ही ज़्यादा गर्व से बोलने लग जाते हैं कि शहंशाह। उन्होंने अपने नाम के आगे शहंशाह लगाया, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं क्या है बुवाही राजवंश के बारे में। बुवाही शासक बेसिकली शिया थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर शिया और सुन्नियों में आपस में कंपटीशन हो गया था। तो बुवाही शासक जो थे वो शिया थे। इन्होंने बहुत सारी उपाधियाँ धारण की। उपाधियों का मतलब होता है अपने नाम के आगे जैसे कुछ भी लगा देना। आपने देखा होगा हम लोग बोलते हैं महाराज अकबर या फिर महाराज जयचंद सिंह, ठीक है, महाराज पृथ्वीराज चौहान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो दोस्तों ये सब एक उपाधि के तौर पे ली जा सकती है ना। ऐसे ही जहाँपना, आप अकबर को बोल सकते हो, जहाँपना नाम भी सुना होगा आपने खूब ज़्यादा अकबर की कहानियों में। अगर उनकी कोई मूवी वगैरह देखो तो बहुत सारी मूवियाँ बनती रहती हैं। अभी तो फ़िलहाल कहने का मतलब समझ रहे हो ना, चाहे वो कार्टून हो चाहे वो कोई भी हो। एक कॉमेडी वाला सीन भी आता था, उसमें जहाँपना नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। तो हम लोग आपस में एक दूसरे को जहाँपना जहाँपना कहते रहते थे। और 3 इडियट के बारे में तो आपको पता ही है, 3 इडियट में रहता है जहाँपना तो सी ग्रेट हो। तो वो जो जहाँपना शब्द है ना, महाराज के लिए जब लगाया जाता था तो दोस्तों उसको हम उपाधि बोल सकते हैं। ऐसे ही अभी तो प्रेजेंट टाइम पर उपाधि या पदवी वगैरह समाप्त कर दी गई है, किसी को भी उपाधि नहीं दी जाती है। लेकिन पहले के टाइम पर दोस्तों इनको बुवाही शासकों को पदवियाँ या उपाधियाँ मिलती थी। अभी देता कौन था, ये लोग खुद से ही रख लेते होंगे या फिर अपने ही शासन में नाम चढ़ा देते होंगे कि हमको आज से शहंशाह को। तो इन्होंने जो है शहंशाह टाइप की बहुत सारी उपाधियाँ धारण की, लेकिन एक उपाधि धारण नहीं की दोस्तों, वो थी खलीफा की। खलीफा नहीं बने ये। इन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, खलीफा नहीं बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर खलीफा बनना भी एक बड़ा ही चालाकी वाला काम था कि ये खलीफा नहीं बने। अगर ये खलीफा बनते तो एक दिक्कत इनको और हो जाती। क्या चालाकी वाला काम था, इसके बारे में समझते हैं। चालाकी वाला काम ये था कि उसी समय पर जब बुवाही शासक जो थे, मतलब बुवाही, ये सत्ता पर आए, उसी समय पर एक और राजवंश था जो सत्ता पर आना चाहता था दोस्तों, वो भी शिया ही राजवंश था। अगर वो सत्ता पर आ जाते तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या है कि अगर एक मंदिर है, ठीक है, और उस मंदिर की पूजा करने वाले पुजारी जो हैं अब दुनिया में नहीं रहे, तो मंदिर की पूजा कौन करेगा? जाहिर सी बात है, हम लोग क्या कहेंगे, मंदिर की पूजा जो है उसका संतान, उसकी बेटे या फिर उसके जो भी वंशज होंगे वो मंदिर में पूजा करेंगे। ऐसा ही होता है हम लोगों में, पिता की संपत्ति उसी को मिलती है जो उसका बेटा होता है या फिर उसके वंशज होते हैं उनको मिलती है। अब यहाँ पर आप ऐसा मान लो कि एक फैमिली है, वो अचानक से अपने इस जगह से छोड़ छाड़ के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, तो जो उसका घर है, उसकी जो करोड़ों की जो संपत्ति है दोस्तों, वो किसको जाएगी? तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ये कहूँगा कि उसका जो वंशज होगा, जो रिश्तेदार होगा, उसको जानी चाहिए, है ना। आप भी यही बोलोगे, जो वंशज है या फिर जो रिश्तेदार है, जो करीबी रिश्तेदार है, या फिर जिसको वे चाहें वे दे सकते थे। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि वे किसको चाहते थे देने के लिए, वो चले गए। तो ऐसे में किसी ने कब्जा कर लिया, ठीक है, वो बोलते हैं कि भाई कोई नहीं है, तो हम ही ने कब्जा कर लिया, अब तो कब्जे वाली बात आ गई। लेकिन दोस्तों जब मैं कब्जा करके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तब तक कि कोई और व्यक्ति जो उसी के वंशज का हो जाए, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि उसी के फैमिली का कोई मेंबर जब आएगा तो मुझे हटना पड़ेगा, है ना। यही चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पर होने वाली थी। क्या समझ पा रहे हैं आप कि बुवाही शासक जो थे उन्होंने खलीफा नाम की उपाधि इसलिए धारण नहीं की क्योंकि उनको डर था कि बहुत सारे सुन्नी साम्राज्य के लोग जो अभी भी
खलीफा से ही जुड़े हुए हैं। अगर हम खलीफा नाम की उपाधि को धारण कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम सिया हैं और जो सुन्नी साम्राज्य के लोग हैं वो हमें फॉलो नहीं करेंगे। इसके लिए खलीफा नाम की उपाधि को रहने दिया जाए, बाकी सारी उपाधियाँ चलती रहेंगी। तो खलीफा की खिलाफत जो थी वो चलने दी, ताकि जितने भी सुन्नी लोग थे वो सपोर्ट में ही रहें और वो सिया के अंडर में भी आ जाएं। इस तरीके का यहाँ पर इन्होंने अपना दिमाग से एक गेम खेला। फिर यहाँ पर दूसरे उन साम्राज्य के बारे में बात करते हैं जो दोस्तों इनकी जगह पर आना चाहते थे, वो थे फातिमी साम्राज्य के लोग, यानी कि फातिमी वंशज के लोग। अब आप पूछेंगे फातिमी कौन थे? तो जो फातिमी थी ये पैगंबर की बेटी थी, उन्हीं के जो वंशज के लोग थे उन्होंने अपने साम्राज्य को फातिमी वंशज का नाम दे दिया। तो बात करते हैं दोस्तों फातिमी के बारे में, यानी कि फातिमी कौन थी? फातिमी बेसिकली ना ये पैगंबर मोहम्मद की बेटी थी, सिया राजवंश की थी। और इन्होंने दोस्तों पता है क्या किया था? इन्होंने 969 में मिस्र को जीत लिया था अपने जगह पर बैठे बैठे, क्योंकि ये भी शांत रहने वाले नहीं थे। अब कई जगह पर जब इन बुआही लोगों का शासन चल रहा है तो उस टाइम पर इनको भी अपना शासन चलाना था, और इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि जो पैगंबर मोहम्मद का ये पूरा राजवंश है दोस्तों, उस पर हमारा ही शासन चले। क्यों? क्योंकि हम उनके असली वारिस हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये लोग ये कह रहे थे, सभी लोगों से इन्होंने बताया कि पैगंबर मोहम्मद चाहते थे कि उनके इस पूरे साम्राज्य पे, अब बेसिकली साम्राज्य बन गया क्योंकि उनका धर्म था ना, तो उस पर केवल उन्हीं के वंशज लोग जो हैं वो शासन करें। तो यहाँ पर बुआहियों ने अपने खलीफा को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को, उपाधियों को धारण किया, ताकि ये ना बोल सके कि इनकी जगह इन्होंने छीन रखी है। तो इन फातिमी लोगों को देखो यहाँ से तो कोई चांस मिला नहीं इन लोगों से, ठीक है। तो इन्होंने मिस्र को जीत लिया और अपनी जो राजधानी थी दोस्तों वो काहिरा में स्थापित करके फातिमी खिलाफत की स्थापना कर दी। तो इस तरीके से यहाँ पर एक फातिमी खिलाफत भी बन चुकी थी। अभी दोस्तों यहाँ पर इतना तो आपने समझ लिया होगा। अब हुआ क्या कि कई जगहों पर आप बाकी के सारे पार्टों में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर तो बुआहियों का शासन था, और इस जगह पर जो मिस्र की जगह थी यहाँ पर काहिरा में इन फातिमियों का शासक था, ठीक है। मतलब शासन यहाँ पर चलता रहा लंबे समय तक। फिर सन 905 से 1200 ईस्वी तक इनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई दोस्तों, सब कुछ अच्छे से चलता रहा और इन्होंने आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट होकर के कार्य किए। एकजुट होकर के कार्य करने का मतलब है, जैसे अपने भारत में क्या होता है, राज्य अलग होता है और दोस्तों साम्राज्य जो समाज होता है वो अलग होता है। कहने का मतलब है कि देखो, एक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बंगाल, ये सारे राज्य हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि जो राज्य का शासन प्रणाली है ना वो पूरी तरीके से अलग है। मतलब राज्य में रहने वाले जो राज्य पर शासन कर रहे हैं दोस्तों, जैसे कि हम बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश में से आदित्यनाथ योगी जी का जो शासन है, शासन ही तो कहा जाएगा उसको, तो उनकी जो सत्ता है, सत्ता बोलना ज़्यादा सही है, शासन नहीं, तो जो सत्ता है दोस्तों उसमें वो अपने राज्य को चलाने के काम कर रहे हैं, लेकिन समाज में वो किसी पर भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का आदमी हो बिहार नहीं आ सकता, बिहार का आदमी उत्तर प्रदेश नहीं आ सकता, क्योंकि वो समाज तो समाज है, उन्होंने समाज को नहीं बांटा। ऐसा ही यहाँ पर कुछ हुआ कि इन्होंने राज्य को और समाज को पूरी तरीके से अलग रखा, राज्य चलते रहे, सामाजिक रूप से इन्होंने कार्य किए, और एकता के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा जो कार्य किया दोस्तों वो किया, फारसी भाषा को पूरे साम्राज्य में लागू कर दिया। अब फारसी भाषा से बहुत सारे लोग एकजुट हुए होंगे, एक साथ जुड़े होंगे, और जैसे जैसे फारसी भाषा का प्रचलन बढ़ा दोस्तों, भाषा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यही चीज़ रही कि सन 950 से लेकर के 1200 ईस्वी तक यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कतें हुई ही नहीं, क्योंकि इन्होंने एकता के लिए दोनों लोगों ने कार्य किए थे काफ़ी हद तक। और तो और दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर विद्वान, कलाकार, व्यापारियों को पूरी तरीके से छूट दी गई थी कि वो साम्राज्य में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। विद्वान जो थे वो अपनी बातें बता सकते हैं, अपने आप को वो कई लोकल लेवल तक की लेकर के गए, यानी कि बड़े बड़े लोग जो थे वो कई छोटे छोटे गाँव में जा कर के अपनी जो नॉलेज होता है उसको शेयर करके आए। और तो और इस तरीके से इस्लाम धर्म को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फैलाया, क्योंकि इनको भी काफ़ी छूट मिल रही थी, तो इन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाना शुरू कर दिया। अब इस समय तक में जनता भी बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए उन्होंने वहाँ के लोगों ने, चाहे आप कहीं के भी लोगों को देख लें, सारे लोगों ने इस्लाम जनसंख्या को काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी की। कहने का मतलब ये कि इस्लाम धर्म को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब इस्लाम धर्म की जो जनसंख्या थी वो दोस्तों बढ़ने लग रही थी। अभी तक आप क्या जानते थे कि जो लोग थे वो कबीलाई थे, कबीले हुआ करते थे,
खाना बदोश होते थे, घूम घूम करके रहते थे। अभी सारे कबीले जो थे इस टाइम तक में दोस्तों वो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने लग गए थे। और यहाँ पर धर्मांतरण का मतलब आप समझते होंगे, जो धर्म होता है ना, लोग अपना धर्म बदल देते हैं। जैसे कोई हिंदू है वो मुसलमान बन गया, कोई मुसलमान है वो कोई और धर्म बन गया, या फिर कोई और किसी भी धर्म में आ जाता है, ठीक है। सब आपस में एक दूसरे का धर्म जो है अपनाते रहते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर कोई ज़िंदगी में 1 या 2 बार ही धर्मांतरण करता है। जैसे हमारे पड़ोस में एक उदाहरण है, जब मैं उनसे पहले मिला तो वो हिंदू समाज में थे, और उसके बाद मैंने कुछ दिनों बाद देखा वो क्रिश्चियन ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिए। तो मैंने पूछा कि भाई ईसाई धर्म को स्वीकार करने के पीछे कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इसमें ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। मुझे समझ में ही नहीं आया कि धर्म में कौन से फ़ायदे लेते हैं ये लोग। फिर थोड़े दिनों बाद देखा मैंने, करीबन 2 सालों बाद पता चला कि उनका जो बच्चा था वो बोला नहीं, अब हमने ईसाई धर्म को छोड़ दिया। मैंने कहा मतलब करें, हम वापस से हिंदू बन गए। तो मतलब हद है। फिर मैंने उनके पिताजी से पूछ ही लिया कि आपने ईसाई धर्म यानी कि क्रिश्चियन को क्यों छोड़ा, इतना अच्छा धर्म है वो भी। तो बता रहे थे नहीं, हमको ना कुछ समझ में नहीं आया, हमको अपना ही धर्म अच्छा लगा और हम घूम फिर के अपने ही धर्म में आ गए। तो ओवरऑल ये तो एक साइड की बात थी कि लोग अपने धर्म को जो है बार बार बदल लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर 1-2 बार ही बदलेंगे, और कितनी बार बदलेंगे, पूरी ज़िंदगी धर्म थोड़ी चेंज करते रहेंगे। तो बेसिकली धर्म चेंज करना आसान भी नहीं होता। तो यहाँ पर धर्म चेंज करके दोस्तों यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो 10% से ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इस टाइम के बीच में जो इस्लामों की जो जनसंख्या थी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई जनसंख्या से ये जो पूरा इस्लाम धर्म था ना, ये काफ़ी ज़्यादा फल फूल चुका था। तो अब तक ही दोस्तों आपने बुआही राजवंश के बारे में समझ लिया, फातिमी राजवंश के बारे में समझ लिया, अब्बासियों के अंत के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं जो छोटे छोटे यहाँ पर गुट बनने लग रहे थे, बहुत सारे गुट बने जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उन गुटों में, उन सल्तनतों में कौन कौन से सल्तनत इंपॉर्टेंट थे, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सल्तनत का नाम आता है वो है तुर्कियों का। तुर्कियों में एक सल्तनत ऐसी है दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक सल्तनत थी। आप उसके बारे में चैप्टर 5 में पढ़ सकते हैं। चैप्टर 5 में दोस्तों पूरा का पूरा उन्हीं के बारे में यानी कि मंगोलियनों के बारे में दिया हुआ है, मंगोल साम्राज्य के बारे में। अब एक और चीज़ बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है कि आपके 11th क्लास में इस बारी जो है 5वां चैप्टर सीबीएसई में हटा दिया गया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जब आपका ना एग्ज़ाम वगैरह हो जाए तो आप 5वां चैप्टर जरूर पढ़ना। जब आप उसको पढ़ोगे ना तो ऐसा फील होगा जैसे कि आप सच में एक राजा की कहानी पढ़ रहे हो। और दोस्तों इतने खतरनाक राजा के बारे में बताया गया, उसमें जो है चंगेज खान के बारे में बताया गया। आपने नाम भी सुना होगा लोगों के मुँह से, हम लोग तकिया कलाम के बारे में ऐसे बोलते रहते हैं कि चंगेज खान हो क्या, बहुत बड़े। कहने का मतलब है चंगेज खान एक ना बहुत ज़्यादा वीर योद्धा कहे जा सकते हैं। बेसिकली उग्र थे लेकिन वीर कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सच कितना है तो पता नहीं, लेकिन अपने जीवन काल में 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को मारा था। मतलब इम्पॉसिबल नंबर है यार, हद है। 3 करोड़ नहीं, 3 लाख तो हम मान ही सकते हैं। अगर कोई 30 लाख भी बोलता तो माना जा सकता था। लेकिन वहाँ पर मैंने कुछ बुक्स में पढ़ा है कि लोग उस टाइम पर ना बढ़ा चढ़ा के नंबर लिखते थे कि वो जब एक युद्ध करने जाते थे चंगेज खान, तो 3 करोड़ लोगों को उन्होंने अपने जीवन काल भर में मार रखा है। एक एक युद्ध में वो 1.5 लाख 2 लाख लोगों को मार डालते थे। तो अकेले कोई हलवा थोड़ी है यार इतना ज़्यादा लोगों को मारना, मगर इतिहास में दर्ज है, आपकी किताब में दर्ज है। थोड़ा चैप्टर 5 के पन्ने घुमाना, बताना कमेंट करके कि आपने पढ़ा उनके बारे में कि नहीं पढ़ा। जा करके एक नीले कलर का डब्बा है, उसमें आप देखना जा करके। तो ये जो बेसिकली लोग थे तुर्की वाले, काफ़ी ज़्यादा वीर थे, कुशल शासक थे, योद्धा थे। घुड़सवारी इनकी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। आप उस चैप्टर में पढ़ोगे ना, इन्होंने हाहाकार पद्धति को अपना रखा था। मैं बेसिकली चैप्टर पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बाद में बनाऊंगा क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए जो है जितना अभी ज़रूरत है उतना बना देता हूँ, फिर इस चैप्टर को भी लाऊंगा। तो यहाँ पर जो है इनकी तरक्की बहुत तगड़ी होती चली गई दोस्तों। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है यही तुर्की लोगों ने गुलाम, सैनिक, ये सब कुछ बन करके इनकी अब्बासियों की सेना में शामिल हो गए, इन बुआहियों की सेना में शामिल हो गए, फातिमियों की सेना में, उनकी साम्राज्य में शामिल हो गए दोस्तों। और इन्होंने क्या करा, अपने बहुत अच्छे कारनामे किए और उससे खूब तरक्की कमाई, खूब अपने आप को ऊपर लेकर के चले गए, हाईलाइटेड हो गए। उसके बाद में इन्होंने जो है अपना पूरा का पूरा साम्राज्य बसा लिया। तो इतना तो हो गया दोस्तों। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं गजनवी शासन के बारे में।